Good morning, students. In my last video, I explained about how Akbar conquered so many areas and he expanded his kingdoms. And now, in this video, I will explain the administration of Akbar. He was not only a conqueror, also he was a very good administrator. वो बहुत अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. And then Akbar was the center of administration. He had the supreme power. उनके पास उनके हाथ में सारा पावर था and वो सेंट्रली और भी उनके अंडर में ऑफिसर्स होते थे जो उनके लिए काम करते थे. There was Wazir, who were the prime minister. Wazir was the prime minister. Then Diwan, who used to see the money matters and revenue system. जो money matters होता था और जो revenue आता था, revenue में जो tax आता था, ये सब कौन देखते थे? That is Diwan. And the military head was Mir Bakshi. That is, he was the head of the military. Then, religious matters, the donations for education, and all these things were looked after by Sadr. Okay, and this Sadr क्या करते थे? जो रिलीजियस मैटर्स होते थे, जो डोनेशन आता था एजुकेशन के लिए, रिलीजियन के लिए, ये सब देखभाल ये करते थे. एंड अबव ऑल देयर वाज द कंट्रोल ऑफ द एम्परर अकबर. सबसे ऊपर कौन थे? अकबर थे. इसके बाद में वी कम टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. That is, he divided his kingdom into 15 parts, and these parts were called subas. Okay, and who were the administrator of subas? The subadars. Okay, now subas were also divided into sarkars. Suba था सबसे 15 डिवीजन था पूरे किंगडम का, सूबा था. फिर एक सूबा को फिर सरकार में डिवाइड किया जाता था. एंड सरकार वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू परगनास, एंड देन सम विलेजेस वर इंक्लूडेड इन द परगनास. दैट मीन्स सबसे पहले था सूबा, उसके बाद क्या? सरकार, उसके बाद परगना, देन विलेज. Subadar was the head of Suba, then Faujdar was the head of Pargana, and the villages were looked after by Muqaddam और पटवारी. ये दोनों का काम था, मुकद्दम और पटवारी, इन दोनों का काम था ये क्या करना कि विलेज को कंट्रोल में रखना. Okay, now that means the powers were divided among the officers. जो ऑफिसर्स थे उनके पावर्स डिवाइड कर दिया था. और सबसे ऊपर कौन थे? किंग. और ऐसे फिर रूल करते थे. देन अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम. एंड व्हाट इज दिस मनसबदारी? मनसब मीन्स पोस्ट. तो कुछ पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट क्रिएट किए थे. दैट इज फ्रॉम द पोस्ट द 10 to earlier 5,000, then 10,000. He created these mansabs, and those who occupied this post were called mansabdars. तो क्या थे वो? मनसबदार. और उनके लिए क्या था ये पोस्ट? मनसबदारी. और ये क्या करते थे? ये मनसबदार का क्या काम था? तो उनको अपनी अपनी एरिया, उनको जो अपर पोस्ट वाले थे उनको अपना अपना एरिया खुद को
कंट्रोल में, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रखना पड़ता था. एंड ऑल्सो दे यूज्ड टू मेंटेन द आर्मी. एंड व्हेन देयर वाज वॉर, द किंग, द एम्परर अकबर went to fight any war, then they had to send the army with him. उनके खुद के जो आर्मी थे उनको भेजना पड़ता था. So they had to maintain the army. एंड इसके लिए क्या था, उनको जो ऊपर वाले पोस्ट थे, मनसबदार थे, जो उनको क्या था, उनके जितने भी फैमिली, किंग के फैमिली मेंबर्स और नोबल्स, इनको दिया जाता था. एंड द स्मॉलर पोस्ट पीपल, दे यूज्ड टू गेट सैलरी, यूज्ड टू गेट मनी एज सैलरी. उनको पैसे दिया जाता था, मनी दिया जाता था सैलरी के लिए. बट द हायर पोस्ट होल्डर्स, दे यूज्ड टू गेट द लैंड ग्रांट. उनको लैंड दिया जाता था. एंड दे यूज्ड टू गेट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड. And they, from that revenue, they used to maintain the army. Okay, but they did not become the owner of the land. वो land के owner कभी नहीं बन सकते थे. Okay, because sometimes they were transferred to another land, and these lands were called jagirs. Okay, these lands were called jagirs. एंड कभी कभी दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, कभी कभी उनको दूसरा लैंड दे दिया जाता था, ऐसा. एंड देन दिस मनसबदार्स इन लेटर डेज, बाद में क्या हुआ, अकबर के बाद में ये मनसबदार्स बहुत पावरफुल बन गए. इनके हाथ में ज्यादा रेवेन्यू आने लगा, तो ये लोग रिवोल्ट करने लग गए. बट नॉट इन अकबर्स टाइम, इन औरंगजेब्स टाइम. एंड देन, तो दिस वाज द जागीर्स एंड मनसबदार्स. देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन were divided into 4 parts. One is infantry, then cavalry, then artillery and navy. Infantry means the soldiers who fight in the land. Okay, जो चल के लड़ाई करते हैं, जो soldiers. And the second one is the cavalry, जो घोड़े पे लड़ाई करते हैं. और थर्ड वन इज द आर्टिलरी मीन्स तोप, जो तोप चलाते हैं. एंड फोर्थ इज द नेवी, दैट इज द सोल्जर्स हु फाइट इन वाटर. ओके, देन दैट मीन्स द सोल्जर्स, एंड फ्रॉम वेयर दे वर सेंट टू द किंग, दे वर सेंट बाय द मनसबदार्स. ओके, एंड नेक्स्ट, land revenue system. In Akbar's time, the land was surveyed and after 10 years, 10 साल के बाद land को survey किया जाता था. And at the time, Todermal was the finance minister. And what Todermal did, he surveyed all the lands and he categorized the lands in 4 divisions. 4 डिवीजन में डिवाइड किया. किस बेसिस पे? उसके फर्टिलिटी के बेसिस पे, कितना क्रॉप्स हो रहा है उसके बेसिस पे. फिर क्या किया उन्होंने, उस हिसाब से उसमें टैक्स फिक्स कर दिया. जैसे जहां पे कम फर्टाइल लैंड है, कम क्रॉप्स होता है, वहां पे टैक्स कम है, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. और जहां पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स होता है, बहुत फर्टाइल लैंड है, वहां पे थोड़ा ज्यादा टैक्स डिसाइड किया था. एंड दिस वॉज कॉल्ड जब्त. दिस रेवेन्यू वॉज कॉल्ड जब्त. एंड बिकॉज टोडरमल डिड दिस, एंड दैट्स व्हाई दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड टोडरमल्स बंदोबस्त. ओके, दैट मीन्स टोडरमल had done this बंदोबस्त. Then after Todermal used to do this after each 10 years, and this was
कंसिडर्ड। ओके, कितना रेवेन्यू देना है ये वो ठीक करते थे। देन अकबर वॉज ऑल्सो वेरी रिलीजियस पर्सन। ओके, एंड ही मेड a hall, big hall, which was called Ibadat Khana, and there he called all the religious gurus from all different religions, कभी मुस्लिम, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, हिंदू, सब धर्म गुरुओं को बुलाते थे and he used to listen them। वहां पे ये लोग अपने अपने बातें करते थे, डिबेट होता था, तो वो he used to listen it, and listening all that he understood that main thing is peace, shanti चाहिए, and that is universal peace। And what is the word that he used? Sul-i-kul, Suli-kul, and then he introduced a new religion called Din-e-Ilahi, that is Din-e-Ilahi. This was the new religion he introduced, but it was not so popular, and हिंदू के ऊपर जो टैक्स लगा रहता था उनके पहले, तो वो भी उन्होंने हटा दिया था। सो ही वॉज वेरी peaceful person and he wanted to maintain peace। Okay, and the main 4 things of Din-e-Ilahi was, that is honesty, and then truth, सही रास्ते पे रहना, सही बात करना, then justice, and last of all peace। Okay, and when in 1605 he died, and his mausoleum or his tomb is in Sikandra in Agra। Okay, that is the end of Akbar। Now after the death of Akbar, his son Jahangir became the king, and Jahangir became king in 1605 and he ruled till 1627। and earlier उसके साथ में, जहांगीर के साथ में ये अकबर का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। जहांगीर वॉज रूलिंग इंडिपेंडेंटली इन इलाहाबाद में वो अपना रूल करते थे उस जगह पे, तो बार बार वो रिवोल्ट करते थे, बार बार उनके अकबर के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते थे। देन in 1604 Akbar became ill, बीमार हो गए, and then he came there and the problem was solved between them, and then Akbar declared him the next king। अकबर ने क्या बोला कि डिक्लेयर किया कि उनके बाद में ये जहांगीर किंग बनेंगे, he will be the next Mughal king after Akbar। Then after the death of Akbar in 1605, Jahangir became the king, and then he continued Akbar's plans। अकबर ने जो जो प्लान किया था, जो जो इवेंट उनका चालू था, जो जहां जहां उन्होंने लड़ाई चालू किया था, उसको कंटिन्यू किया कौन? जहांगीर। एंड देन जहांगीर had done first thing, that the execution of Guru Arjan Dev, and he was the 5th Sikh Guru Arjan Dev। And why he punished him? Because one of his son, whose name was Khusru, एक उनका बेटा था जिसका नाम खुसरू था, उसने वो बहुत इसके जहांगीर के अगेंस्ट हमेशा वो रिवोल्ट करते थे, तो वो भाग गए और ये गुरु अर्जन देव ने उनको शेल्टर दिया, उनको छुपा लिया।
तो that's why Jahangir became so angry that he arrested him and उनको बोला कि तुम 2 लाख रुपया फाइन दो. And Arjan Dev, he denied to pay the fine, and so this he was tortured by Jahangir, and then ultimately he was killed. Okay, and from then the relation between Sikh and Mughal was bad. तब से इनका रिलेशन खराब हो गया. Okay, now then first of all he executed this Guru Arjan Dev. Then he started wanted to expand the kingdom. Then first what he did, he defeated the Mewar, and Mewar was defeated with the help of his son Khurram. Okay, and in Mewar the Akbar always wanted to capture, but in his lifetime he could not do it. So after his death, his son, उनका बेटा जहांगीर का बेटा, जहांगीर के टाइम पे उनका बेटा खुर्रम ये कैप्चर किया मेवाड़. इसके बाद में जो था अहमदनगर, you can see first Guru Angad Dev, then Mewar, then Ahmednagar. Ahmednagar the fort was also captured by Khurram in the time of Jahangir, and then Khurram was his son, and he was then given the title Shah Jahan, because Jahan means world, king of the world. Okay, तो उन्होंने शाहजहां कैसे बने? खुर्रम वो अहमदनगर के फोर्ट को कैप्चर किया और उनका फिर ये उनको टाइटल दिया गया शाहजहां. एंड देन he married, Jahangir married Noorjahan. And what was her name earlier? Her name was Meher-un-Nisa. उनका नाम क्या था पहले? Meher-un-Nisa. Then he married in 1611 AD. And then Noorjahan was a very ambitious lady. उनको बहुत ambitious थी, और वो जब उनकी शादी हुई जहांगीर के साथ में, तो सारा पावर धीरे धीरे वो अपने हाथ में ले लिया. एंड एवरी टाइम जहांगीर हैड टू आस्क फॉर एनी डिसीजन. ओके, शी हैड टू आस्क नूरजहां फॉर एनी डिसीजन. अपना कोई डिसीजन नहीं लेते थे, सब कुछ नूरजहां को पूछते थे. एंड नूरजहां देन वांटेड that her son-in-law Shahryar, okay, would be the king next after Jahangir. तो वो क्या चाहती थी? शाहरियर जो है उनकी सन-इन-लॉ, वो इसके बाद जहांगीर के बाद वो किंग बने. लेकिन उस टाइम खुर्रम जो शाहजहां थे, then when Jahangir died, he marched towards Delhi, and then Shahjahan became the king in 1628. In 1627, Jahangir died, and 1628 Shah Jahan became the king. Okay, then Shah Jahan's time was considered the golden time of Mughal Empire. Okay, why? Because in his time Taj Mahal and many other monuments were built. And Taj Mahal, you all know, it is in Agra, and it was built in the memory of his wife Mumtaz. Okay, so it was the golden period of Mughal Empire. तो शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने भी बहुत सारे एरियाज कंकर किया, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, the all Deccan areas, South Indian areas. And ये बाकी अहमदनगर was
कॉन्कर्ड अर्लियर, पहले ही जीत लिया था। उसके बाद में बीजापुर, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा तो ऐसे ही उनके अधीन हो गए, लेकिन लास्ट में उनको आर्मी भेजना पड़ा, इसलिए कि बीजापुर कैप्चर करने के लिए। सो इन हिज टाइम ही कैप्चर्ड द Ahmednagar, Bijapur and Golconda, and also he captured Kandahar. Okay, but Kandahar again was recaptured by Iran ruler Shah. ईरान में शाह एम्पायर था, वो फिर से जीत लिया कंधार को। सो मुगल्स के हाथ में वो फिर कभी नहीं आया। कंधार जीते थे शाहजहां, लेकिन वो हाथ से चला गया। And then after when Shahjahan became older, जब उनकी उम्र हो गई, he had 4 sons, उनके 4 बेटे थे। तो ये चारों में बहुत ज्यादा वो था, उसमें सबसे खतरनाक थे औरंगजेब। And he wanted to become the king, so there was a big conflict in the time of Shahjahan. And then Aurangzeb killed his other 3 brothers, and then he became the king. And उन्होंने क्या किया, साथ में जो शाहजहां थे उनको आगरा फोर्ट में बंदी करके रख दिया। ओके, तो वहां पे बंदी बना लिया, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहते थे कि औरंगजेब राजा हो, किंग बने। उनका ये दारा शिकोह बहुत फेवरेट थे, जो बड़ा बेटा था। तो सबको कैसे कैसे मरवा दिया, और जाके लास्ट में औरंगजेब बिकेम द किंग। ओके, एंड इन विच ईयर, दैट इज इन द ईयर 1658, एंड ही रूल्ड टिल 1707 टिल हिज डेथ। जब तक वो नहीं मरे तब तक वो रूल किया, एंड ही रूल्ड ओवर 50 years. ओके, Aurangzeb became king in 1658, and he ruled till 1707 AD till his death. जब तक 1707 में वो उनकी डेथ हो गई, तब तक उन्होंने रूल किया, nearly 50 years. And then in his time he was also not popular, because he was not liberal king. He always supported Muslim religion, but he introduced the jizya tax again on Hindus. जो अकबर ने इसको हटा दिया था, तो औरंगजेब फिर से उनके ऊपर लगा दिया jizya tax. Then this Aurangzeb, he was a good conqueror, and he expanded his kingdom in the north from Kashmir to in the south Kaveri river. ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कावेरी रिवर तक, और वेस्ट में काबुल से लेके बंगाल तक, बंगाल के चिटागोंग। इट इज इन बांग्लादेश नाउ। तो he expanded his kingdom, and then from Kashmir to Kaveri river, and in the west this Kabul to Bengal in the east. Okay, so बहुत बड़ा बना लिया था। लेकिन उनके टाइम पे, क्योंकि उन्होंने सब रिलीजन के लोगों को नहीं अच्छे से रखते थे, तो हमेशा उनके टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था। Many of people, many of different religions, they revolted against him. So हमेशा उनके कॉन्फ्लिक्ट लगा ही रहता था। Then he conquered so many areas. He defeated Satnamis. He defeated the Jats. He defeated Marathas and Sikhs. These tribes, okay, and he defeated first in 1669 Jat leader Gokula from Mathura.
मथुरा में जाट लीडर थे गोकुला, उनको डिफीट किया। देन इन 1672 सतनामीज को बहुत ज्यादा, दे वेर farmers group and he defeated the Satnamis, and then after some years Churaman, the Satnami leader, he made independent kingdom. Okay, then he fought against Sikhs. Sikhs were their great enemies. Sikhs and Marathas दोनों उनके बहुत बड़े एनिमी थे। एंड कैसे था? then he was not liberal to others, so other religions. So Sikh Guru Tegh Bahadur, the 9th Guru, he revolted and he was defeated by Aurangzeb and he was captured, and उनको सारे उसमें चांदनी चौक एरिया में दिल्ली में उनको वहां पे हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। So Sikhs naturally were very angry. His son was Guru Govind Singh, and Guru Govind Singh, to take the revenge, he made a Sikh group to fight against Aurangzeb, and this the name of this group was Khalsa. तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, बदला लेने के लिए एक अपना ग्रुप बनाया, that is Khalsa, and this Khalsa group fought for long time against Aurangzeb, and उनके अगेंस्ट में बहुत दिन तक वो बहुत सक्सेसफुल लड़ाई कर रहे थे। And then relations with Rajput, and Rajput kings in Mewar and Marwar, both he conquered, and in Mewar he defeated Raja Jai Singh, and in Marwar he defeated Rana Jaswant Singh. And after the death of Rana Jaswant Singh, his son was Ajit Singh, and he was very small. तो उनको राजा करने बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो माने ही नहीं कि नहीं, उनको राजा नहीं मानेंगे। तो इसके लिए लड़ाई होता रहा। तो उन्होंने क्या किया, वो अजीत सिंह को कैप्चर करके ले आए, बंदी बना लिया। एंड देन आफ्टर सम टाइम राजपूत दुर्गादास राठौर, he rescued him and took him to Marwar, and then ultimately औरंगजेब admitted कि ठीक है, उनको हम राजा मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत झमेला किया, बहुत लड़ाई किया, उनको उस बच्चे को कैप्चर किया। ओके, तो इसके बाद द रिलेशनशिप विद मराठा वाज आल्सो नॉट गुड, एंड द मराठा किंग वाज शिवाजी, and Shivaji and his son Shambhoji, these two people fought against Aurangzeb, and first Shivaji was defeated by Aurangzeb, देखो या defeated, and he and Shambhoji was taken to Delhi, and they were there for 9 months. उनको हाउस अरेस्ट करके रखा था, और बहुत शिवाजी को बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट किया। सो शिवाजी फ्लेड फ्रॉम देयर, वहां से वो भाग के चले गए। एंड देन द वॉर कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इन 1674 शिवाजी बिकेम द किंग, एंड आफ्टर 6 years, after 6 years, 1680, he died. Okay, and till his death, he fought against Aurangzeb and Mughals. And then, after his death, Shambhoji became the king, and then Shambhoji was defeated, and he was defeated there by the Mughal emperor Aurangzeb. And औरंगजेब जब तक जिंदा थे 1707 तक, तब तक तो औरंगजेब डेक्कन में, ज्यादातर डेक्कन में बैठे रहे, क्योंकि मराठा को हराने के लिए 1700 to 1707 he was in Deccan. Okay, he was in Deccan area to suppress the revolt of the Marathas and
these are the other tribes. Okay, and then in 1707 Aurangzeb died. So these are the main rulers of this Mughal Empire. And who were they? First there was Babur, who established the Mughal Empire in India. After Babur, his son Humayun became the king. इस बीच में शेरशाह सूरी आए, उनको हराए, तो हुमायूं चले गए ईरान, भाग गए. उसके बाद फिर बाद में हुमायूं आके किंग बने. शेरशाह का बेटा को हरा दिया इस्लाम शाह, फिर वो किंग बने. Then his son Akbar became the king. After Akbar, his son Jahangir became the king, and after Jahangir, Shah Jahan, and then Aurangzeb. So these are the main famous emperors of Mughal Empire. Okay, and after Aurangzeb, no one was so efficient. कोई इतना एफिशिएंट भी नहीं था. वो लोग ज्यादातर डांस, गाना, इन सब में ही बिजी रहते थे. कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना, क्या करना, ये सब उन लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं था. सो generally it was conflict in his kingdom, and many of the zamindars who became powerful at that time, क्योंकि उनके पास जमींदार क्या करते थे, जमींदार बहुत सारा रेवेन्यू लाते थे लोगों से. तो रेवेन्यू लेके थोड़ा देना पड़ता था, थोड़ा अपने पास रखते थे. तो इसमें उनके पास बहुत सारे पैसा हो गए, पावर आ गया. सो वो क्या करते थे, वो wanted to rule independently. वो सोचे हम क्यों उनके अंडर में रहे, हम अपना खुद किंग बनेंगे. सो many of the places revolted, like Hyderabad, Bengal, and Awadh. These are the three places which revolted against the Mughals, and they gradually became independent. धीरे धीरे वो independent होने लगे. उसके बाद in the meantime ईस्ट इंडिया कंपनी आने लगे इधर. कि पहले तो वो लोग किस लिए आए थे, पहले यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बेसिकली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे केम हियर टू गेट प्रॉफिट. एंड again the French people also came here, and they also made their French East India Company, and always they fought with each other. हमेशा उनके बीच में लड़ाई होता रहा. लेकिन जब तक औरंगजेब थे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए. धीरे धीरे औरंगजेब died in 1707. After that they became powerful. Okay, and then we all know they ruled us for 200 years. So the best of British rule started from there. तो ब्रिटिश उसी टाइम पे आए हमारे देश में बिजनेस करने के लिए, लेकिन ग्रेजुअली दे बिकेम आवर रूलर्स. एंड देन एट दैट टाइम द एक्सपोर्ट वाज आल्सो business was very good, because Mughals always वो क्या करते थे, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, चारों तरफ उनको बिजनेस को फैला दिया था. तो उन्होंने बहुत सारे वहां से पैसे कमाए थे. एंड मुगल कोर्ट स्पेशली इन अकबर एंड एट द टाइम ऑफ शाहजहां, the nobles they sat beside the king, and बीच में एक जो मेन थ्रोन था, द पीकॉक थ्रोन, फेमस पीकॉक थ्रोन था शाहजहां के, वो बैठते थे. एंड द नोबल्स यूज्ड टू सिट beside him, but the control was in the hand of the king, and he ordered them what to do, and the nobles also informed the king what they have done and what is the situation of the kingdom. Everything was reported to the king. Okay, and then ये जो provinces में जो
छोटे छोटे गवर्नमेंट थे, जैसे ये था ना हमारा जो प्रोविंस था, सूबा, सरकार, देन वो सूबा, सरकार, फिर परगनास, विलेज, ये सब में भी ठीक से काम होता था कि वो कैसे काम कर रहे हैं, सारा ऑल दिस थिंग्स वेर इन्फॉर्म टू द एम्परर. देन अकबरनामा एंड आईनी अकबरी. एंड व्हाट इज दिस अकबरनामा? एंड देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ अकबर whose name was this Abul Fazl, and he was told by Akbar to write about the reign of and the kingdom of Akbar. ओके, उनको बोला गया था कि आप लिखो, अकबर ने बोला था, तो उन्होंने एक बुक लिखा था दैट इज कॉल्ड अकबरनामा. एंड दिस बुक हैज 3 parts. And one is about the ancestors of Akbar, family members of Akbar. Second part is that of the reign of Akbar. Akbar कैसे अपना kingdom को बढ़ाया और इनके बारे में. And third part was the most important part, that is called Aini Akbari. It was about the rules, regulations, administration of Akbar. And रेवेन्यू सिस्टम, कैसे रेवेन्यू लेते थे, ऑल दीज वेर इंक्लूडेड इन दिस बुक. एंड सो व्हाट वी कैन से दैट इन मुगल टाइम, मुगल किंग्स, some of the Mughal kings like Babur, there's Akbar, Shah Jahan, Aurangzeb, they were very great, powerful kings, and they expanded their kingdom in our country. And not only that, they were very good administrators. That after Mughal empire decline, उनके decline हो जाने के बाद भी बहुत सारे किंग्स उनके ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज था वो फॉलो करते थे. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज the architecture, forts and sacred places. Okay, now I end here. Bye.